सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? अपने सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको हर टॉपिक को मॉडल टेस्ट के रूप में आपको समझाऊंगा। मॉडल टेस्ट के रूप में हर मॉडल टेस्ट पेपर 10 क्वेश्चन का होगा। उन 10 क्वेश्चनों में प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प होते हैं, तो हर प्रश्न का उत्तर तो सही एक ही होगा, लेकिन हर विकल्प की व्याख्या भी मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रकार से हर मॉडल टेस्ट पेपर में आपके 40 क्वेश्चन साइंस के तैयार हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है सामान्य विज्ञान, फिर ये मेरा नाम है, मॉडल टेस्ट पेपर प्रथम। डेली पढ़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें गुरु गिरधर सर। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यूजफुल फॉर ये सभी प्रश्न रीट, आरपी, डीपी, रेलवे, पटवार और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। अपन समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। मानव रोगों के अध्ययन की विज्ञान है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना क्वेश्चन है मानव रोगों के अध्ययन की विज्ञान, यानी कि जो ह्यूमन डिजीज हैं उनकी स्टडी किस साइंस में करते हैं। हर विषय की अलग विज्ञान होती है, हर विषय की अलग विज्ञान। इसका मतलब है अपने पूरे शरीर के अंदर कोई सा भी जो अंग है वो एक विषय के रूप में है और उससे रिलेटिव एक अलग से साइंस, जिसको अपन कुछ साइंटिस्टों के अनुसार नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ मानव रोग के अध्ययन की विज्ञान। इसने प्रश्न पूछा है, तो मानव रोग के अध्ययन की विज्ञान 4 विकल्प हैं: कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। इसका सही जवाब क्या होगा? देखते रहिए, सुनते रहिए, हर बात को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात है प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास में यहाँ पर पहला विकल्प है कार्डियोलॉजी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, कार्डियोलॉजी के अंदर हृदय का अध्ययन किया जाता है। जो कार्डियोलॉजी विज्ञान है इसमें हृदय का अध्ययन करते हैं, यानी कि हार्ट की विज्ञान को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो आप याद रखें, कार्डियोलॉजी विज्ञान का संबंध हृदय से है, ना कि मानव के रोगों से। इसका मतलब कार्डियोलॉजी वाला विकल्प तो हो गया कैंसिल। अपने पास में दूसरा पैथोलॉजी, इसको अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करते हैं क्योंकि इसका सही जवाब पैथोलॉजी होगा। थर्ड है अपने पास में हेमेटोलॉजी। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, हेमेटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, यानी कि अपने जो रक्त की साइंस है उस रक्त की साइंस का अध्ययन हम करते हैं हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। और इसका मतलब हेमेटोलॉजी विज्ञान का संबंध रक्त से हो गया, मानव रोग से तो है इसका संबंध है नहीं, इसलिए विकल्प ये भी कैंसिल हो गया। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान का संबंध है अपने पास में अस्थियों से। जो अपनी हड्डियां होती हैं, हड्डियों से संबंध है इसका, अस्थियां, अस्थियां। तो ये चौथा विकल्प भी कैंसिल हो गया। पैथोलॉजी विज्ञान जो होती है, इस पैथोलॉजी विज्ञान का संबंध होता है मानव के रोगों से, यानी कि मानव के जो रोग होते हैं उन रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया पैथोलॉजी। एक बार और देखिए, अपना प्रश्न है मानव के रोगों के अध्ययन की विज्ञान है। तो अपना यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी तो हो गई हृदय से संबंधित विज्ञान, हृदय। और मैंने अभी आपको बताया
पैथोलॉजी विज्ञान का संबंध है मानव के रोग से। हेमेटोलॉजी का संबंध अभी मैंने आपको बताया कि हेमेटोलॉजी विज्ञान में अध्ययन करते हैं ब्लड का, और ऑस्टियोलॉजी विज्ञान में करते हैं अपनी हड्डियों का, अस्थियों का। तो पहला क्वेश्चन था मानव रोग के अध्ययन की विज्ञान, तो इसका सही जवाब आपको परीक्षा में पूछा जाए तो क्या करके आना है, पैथोलॉजी। जो ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको पैथोलॉजिस्ट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है, डेंगू नामक बीमारी की जांच कौन सी होती है। अपने पास में डेंगू है, डेंगू नामक बीमारी की जांच कौन सी होती है। हर बीमारी की प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग जांच होती है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग परीक्षण होते हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर प्रतियोगी को पूछे जाते हैं कि इसको कोई बाह्य नॉलेज है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेंगू नामक बीमारी की जांच कौन सी होती है। तो हमारे पास में 4 विकल्प है, एमपी टेस्ट, विडोल टेस्ट, सिक टेस्ट और टोर्निकेट टेस्ट। तो हमारे पास में इसका सही जवाब होगा प्यारे विद्यार्थियों, टोर्निकेट टेस्ट। जो टोर्निकेट टेस्ट होता है, इस टोर्निकेट टेस्ट का संबंध हमारे डेंगू की जांच से है। जो टोर्निकेट टेस्ट होता है, इस टोर्निकेट टेस्ट का संबंध है डेंगू की जांच से। डेंगू याद रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार डेंगू से संबंधित। डेंगू की जांच कौन सी होती है, टोर्निकेट टेस्ट। अच्छा, ये जो 3 विकल्प में आपको जो जांच हैं इनकी जानकारी भी मैं दे देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर डेंगू का जो मच्छर होता है, उस डेंगू के मच्छर का नाम होता है हमारे पास में एडिस एजिप्टाई मच्छर। तो ये जो आपको ये चित्र दिखाया गया है, ये डेंगू का मच्छर है और इस मच्छर का नाम होता है एडिस एजिप्टाई मच्छर। एडिस एजिप्टाई मच्छर, एडिस एजिप्टाई मच्छर। एडिस एजिप्टाई मच्छर। डेंगू के मच्छर का नाम आप याद रखना, डेंगू के मच्छर का नाम क्या होता है, एडिस एजिप्टाई मच्छर होता है डेंगू के मच्छर का नाम। डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है। डेंगू के मच्छर का नाम एडिस एजिप्टाई मच्छर होता है। ये एडिस एजिप्टाई मच्छर अपने को काटता है और काटने के बाद अपने ब्लड में प्लेटलेट्स यानी कि जो हमारे बिंबाणु हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है उनको प्रभावित करता है। अर्थात डेंगू नामक बीमारी में अपने ब्लड की प्लेट डाउन होती है। मैं भी आपको बोल रहा था 3 जो विकल्प हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला विकल्प था एमपी टेस्ट। पहला विकल्प हमारे पास में एमपी टेस्ट। ध्यान रखना, एमपी टेस्ट, ये एमपी टेस्ट किया जाता है मलेरिया बीमारी का। मलेरिया याद रखना, मलेरिया की जांच का नाम क्या है, एमपी टेस्ट। विडोल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड बीमारी में। टाइफाइड, विडोल टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है, टाइफाइड बीमारी के लिए। जो हमारे पास में सिक टेस्ट है, ये सिक टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है, ये सिक टेस्ट किया जाता है हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों डिप्थीरिया। सिक टेस्ट कौन सी बीमारी से संबंधित है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया या गलघोंटू की बीमारी, डिप्थीरिया या गलघोंटू की बीमारी। दूसरा क्वेश्चन हो गया, डेंगू नामक बीमारी की जांच कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया, टोर्निकेट टेस्ट। पहली जांच किसकी है, मलेरिया की है। दूसरी जांच किसकी है, टाइफाइड की है। और तीसरी जांच किसकी है, सिक टेस्ट की है। हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो,
तीसरा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास में 4 विकल्प हैं, 16 मार्च, 24 अक्टूबर, 25 अप्रैल और 16 मई। देखो, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हमारे देश के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 16 मई को मनाया जाता है। याद रखना कब मनाया जाता है, 16 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को। ये जो 3 विकल्प में है जो भी आपको बता देता हूँ। 16 मार्च को प्यारे विद्यार्थियों मनाते हैं खसरा दिवस, खसरा दिवस, खसरा दिवस। 24 अक्टूबर को मनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों पोलियो दिवस, पोलियो दिवस, पोलियो दिवस। 25 अप्रैल को मनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं, मलेरिया दिवस। सॉरी, राष्ट्रीय नहीं, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। सॉरी, मैंने अभी आपको सॉरी बोला क्योंकि मैं राष्ट्रीय मलेरिया दिवस बोल दिया था। यहाँ पर राष्ट्रीय मलेरिया दिवस नहीं, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो एक बार ध्यान से सुने। देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, खसरा दिवस। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, मलेरिया। और यहाँ पर हमारे पास में हो गया पोलियो दिवस और यहाँ पर हो गया खसरा दिवस। आगे बढ़ते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु जनित रोग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों 4 विकल्प आपके सामने हैं। लाल बुखार, तो लाल बुखार निपाह नाम की बीमारी को कहा जाता है, जो निपाह वायरस के द्वारा होती है। लाल बुखार, लाल बुखार तो वायरस जनित बीमारी है, वायरस जनित है, ये वायरस जनित है। इबोला नाम की जो बीमारी है ये इबोला वायरस के द्वारा होती है। हमारे पास में जुखाम है जो राइनो वायरस के द्वारा होती है, लेकिन खांसी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जीवाणु। खांसी होती है हमारे पास में बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु। तो देखो क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग नहीं है। लाल बुखार विषाणु जनित रोग है हमारे पास में। इबोला विषाणु जनित रोग है, इबोला वायरस के द्वारा होता है। जुखाम राइनो वायरस के द्वारा होती है। तो विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास में खांसी। विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही जवाब हमारे पास में हो जाएगा खांसी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आपके ऐसे क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। ये क्वेश्चन रीट की एग्जाम लेवल फर्स्ट में पूछा गया। 11 फरवरी 2018 को रीट की एग्जाम हुई थी। उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इवनिंग की पारी के अंदर। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं किसी माध्यम के द्वारा। उन रोगों को कहते हैं संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संक्रमित नहीं हो या नहीं फैलने वाली बीमारी। तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग की मैंने आपको परिभाषा बताई। संक्रामक रोग नहीं है, इसका मतलब कौन सी बीमारी है जो संक्रामक नहीं है, ये पूछ रहा है हम। तो तपेदिक टीबी की बीमारी संक्रामक बीमारी है, ये तो संक्रामक है, संक्रामक है।
हमारे पास में एड्स की बीमारी जो है ये भी संक्रामक बीमारी है। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है तीसरा विकल्प बीपी, ब्लड प्रेशर। प्यारे विद्यार्थियों, बीपी का पेशेंट यदि आपके पास बैठा हो, वो छींके, खांसे या उसके साथ भोजन करें, तो आपकी बीपी ना तो लो होगी ना बीपी हाई होगी। इसलिए बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, ये प्यारे विद्यार्थियों असंक्रामक बीमारी है। असंक्रामक। पीलिया की बीमारी भी संक्रामक बीमारी है, इसलिए हमारे पास में इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया रक्तदाब, बीपी। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था कि कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो तपेदिक संक्रामक है हमारे पास में, एड्स की बीमारी भी संक्रामक है, पीलिया की बीमारी भी संक्रामक है, लेकिन बीपी, रक्तदाब असंक्रामक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पोलियो की वैक्सीन या टीके। पोलियो की वैक्सीन या टीके ओपीवी का पूरा नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला विकल्प है ओरल पोलियो वायरस, ये तो गलत है। ऑर्गेनाइजेशन पोलियो वैक्सीन, संगठन पोलियो वैक्सीन, ये भी गलत है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ये सही है। ओरल का मतलब होता है मुंह है। ओरल का मतलब क्या होता है? मुंह, माउथ भी बोलते हैं। पोलियो यानी पोलियो की, वैक्सीन यानी दवाई, यानी कि मुंह के द्वारा पोलियो की टीके या वैक्सीन को रोगी को दिया जाना ओपीवी कहलाता है। तो हमारे पास में पोलियो की वैक्सीन या जो टीका है, इसका सही जवाब होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर से सुनो, ओरल यानी मुंह है, पोलियो यानी पोलियो की, वैक्सीन यानी दवाई, यानी कि मुंह के द्वारा पोलियो की दवाई का टीका दिया जाना ओपीवी कहलाता है। ओरल पोलियो वायरस, ये विकल्प गलत था। ऑर्गेनाइजेशन पोलियो वैक्सीन, ये विकल्प गलत है। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन का थर्ड विकल्प इसका सही जवाब हमको मिल गया। तो पोलियो की वैक्सीन या टीके ओपीवी का पूरा नाम हमारे पास में हो गया प्यारे विद्यार्थियों, ओरल पोलियो वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास में है टाइफाइड नामक बीमारी में प्रभावित होने वाला अंग। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि टाइफाइड की बीमारी बैक्टीरिया जनित है, यानी कि टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होती है। इस टाइफाइड बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर की आंतों को प्रभावित करता है। आप इसका आंसर समझ गए होंगे। टाइफाइड की बीमारी जीवाणु जनित है। इसके बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में किसी भी मीडिएटर के माध्यम से या भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से या संक्रमित व्यक्ति के पास बैठने से हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर की आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड की बीमारी में हमारी आंतों में घाव हो जाते हैं और त्वचा के ऊपर बाह्य रूप में लाल चकते दाने निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास में सही जवाब हो गया आंतें। टाइफाइड की बीमारी का संपर्क ना तो श्वसन तंत्र से है, ना फेफड़ों से है, ना उत्सर्जन तंत्र से है। तो इसका सही जवाब हो गया हमारे पास में आंतें। मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूँ एक टाइफाइड के रोगी का। ये देखिए, टाइफाइड की बीमारी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी त्वचा होती है उस पे छोटे छोटे लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। ये देखो, ये दाने, ये छोटे छोटे लाल त्वचा के ऊपर चकते के रूप में दाने निकलने लगते हैं। आगे बढ़ते हम। दुनिया में सर्वप्रथम टीका या वैक्सीन किस बीमारी का बनाया गया? दुनिया में सर्वप्रथम टीका या वैक्सीन किस बीमारी का बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पूरी दुनिया में सबसे पहले कौन सी बीमारी की वैक्सीन आई थी? वैक्सीन शब्द बार बार हमारे कानों में गूंज रहा है, 6 महीने हो गए
कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वैक्सीन अतिशीघ्र 1 वर्ष या 2 वर्ष में उसी बीमारी की बनाई जाती है जिसको WHO द्वारा महामारी घोषित कर दिया जाए। कोरोना बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है, इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर हर देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। एड्स की बीमारी जो है ये पूरी दुनिया में संक्रमित रूप में महामारी का रूप नहीं ली, इस वजह से एड्स की आज भी वैक्सीन नहीं आई है, इसका कार्य प्रगति पे है। पोलियो की वैक्सीन मैंने अभी आपको बताया था, OPV। दुनिया में सर्वप्रथम टीका या वैक्सीन बना था चेचक का, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर। इस एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षी विज्ञान का जनक भी कहते हैं। एडवर्ड जेनर। कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, एड्स की वैक्सीन नहीं आई है, पोलियो की वैक्सीन OPV मैंने अभी आपको बताया था, OPV। चेचक बीमारी का सबसे पहले टीका बना था और उस टीके का नाम था गोमसूरी। चेचक के टीके का नाम क्या था? गोमसूरी। चेचक याद रखना कि वैक्सीन, चेचक की वैक्सीन हमारे पास में होती है गोमसूरी। क्योंकि चेचक बीमारी का टीका गाय के द्वारा बनाया गया था। गोमसूरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया बीमारी में प्रभावित रक्त कण है, सबको पता है डेंगू के अंदर हमारी प्लेट डाउन होती है, लेकिन ये पता बहुत कम विद्यार्थियों को होता है कि मलेरिया में हमारे शरीर के ब्लड का कौन सा कण प्रभावित होता है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, मलेरिया की जो बीमारी होती है, इस मलेरिया की बीमारी के अंदर हमारे शरीर के ब्लड के ल्यूकोसाइट बोलते हैं WBC को, तो मलेरिया में WBC प्रभावित नहीं होती है। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेट को, तो मलेरिया की बीमारी में प्लेट भी डाउन नहीं होती है। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं RBC को, रेड ब्लड कॉर्पल्स, तो मलेरिया की बीमारी में जो मच्छर है मादा एनाफ्लीज मच्छर, उस मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हमारे शरीर के ब्लड का इरिथ्रोसाइट कण प्रभावित होता है, अर्थात RBC कणों की संख्या गिरती है और हमारे शरीर का प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन नामक अंग प्रभावित होता है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, मलेरिया बीमारी में प्रभावित रक्त कण है, तो इसका सही जवाब हमारे पास में क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की कोशिकीय प्रकृति। मैंने लिखा UPSC एग्जाम 2015 IAS प्री में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विषाणु की कोशिकीय प्रकृति होती है, 4 विकल्प है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकोशिकीय। तो याद रखना जो विषाणु है वो ना तो प्यारे विद्यार्थियों एक कोशिकीय होता है, ना द्विकोशिकीय होता है, ना बहुकोशिकीय होता है। विषाणु की प्रकृति अकोशिकीय होती है, तो हमारे पास में इसका सही जवाब हो गया अकोशिकीय। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार सभी प्रश्नों की पुनरावृत्ति करके इनको दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा, आप उसको सुनना सीखना। देखो हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन, मानव रोगों के अध्ययन की विज्ञान, तो मैंने इसका आपको उत्तर बताया पैथोलॉजी।
डेंगू नामक बीमारी की जांच कौन सी होती है? टोर्निकेट टेस्ट। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? खांसी बैक्टीरिया जनित है, बाकी 3 विकल्प की बीमारी वायरस जनित है। संक्रामक रोग नहीं है, तपेदिक संक्रामक बीमारी है, एड्स संक्रामक बीमारी है, रक्तदाब संक्रामक बीमारी नहीं है। पोलियो की वैक्सीन, ओपीवी का पूरा नाम ओरल पोलियो वैक्सीन। टाइफाइड नामक बीमारी में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंतें। आंतें प्रभावित होती है। दुनिया में सर्वप्रथम टीका या वैक्सीन किस बीमारी का बनाया गया? चेचक बीमारी का। टीके का नाम क्या था? गोमसूरी। मलेरिया बीमारी में प्रभावित रक्तकण है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। विषाणु की कोशिकीय प्रकृति क्या होती है? विषाणु की कोशिकीय प्रकृति अकोशिकीय होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं डेली प्रतिदिन हर नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में आऊँगा। आप हर प्रश्न को गौर से समझें। 4 विकल्पों में उत्तर एक ही है, लेकिन अन्य 3 विकल्पों की भी आप व्याख्या समझें। खूब पढ़ें, दिन रात मेहनत करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो वे भी पढ़ पाएंगे और मुझे भी मनोबल प्राप्त होगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऊर्जा के साथ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर।